हाँ तो बच्चों, सेकंड वीडियो में आइए हम आप देखते हैं कंटूर नहर। नहर के संरक्षण के अनुसार जो वर्गीकरण हुआ था उसमें से एक है कंटूर नहर या कंटूर कैनाल। जो नहर किसी भी कंटूर के लगभग समांतर बनाई जाती है उसे कंटूर नहर कहते हैं। कंटूर को हिंदी में समूची रेखाएं भी कहा जाता है, जिसका आप सर्वे में पढ़ते हैं। जब नहर पहाड़ी इलाके में नदी में से निकाली जाती है तो नहर को पन विभाजक रेखा पर रखना संभव नहीं होता है। पन विभाजक रेखा को वाटर शेड लाइन भी वाटर डिवाइड लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ी की रिज बहुत ऊंची होती है। रिज मतलब पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची होती है और सिंचाई योग्य भूमि बहुत नीची जगह पे होती है। यह नहरें उस क्षेत्र के कंटूरों को प्राय समानांतर बनाई जाती है। संरेखन में ऐसे कंटूर का चयन करना चाहिए कि कंटूर के तरफ का कृषि योग्य संपूर्ण क्षेत्र इसके कमांड में आ जाए। कमांड मतलब जिस निर्धारित एरिया के अंदर कैनाल पानी को पहुंचा पाता है उसे कमांड एरिया कहते हैं, जिसको कल्टीवेट वो कर सकता है। कंटूर नहर केवल एक ही तरफ सिंचाई कर सकती है। इसका किनारा भी एक ही बनाना होता है। दूसरा किनारा उस तरफ भूमि ऊंची होने के कारण जो अपने आप ही बन जाता है। यदि नहर का एक ही किनारा बना हो तो इसे सिंगल बैंक कैनाल कहते हैं। यदि दोनों तरफ किनारे बनाए हों तो उसे डबल बैंक कैनाल कहते हैं। अब जैसा कि बच्चों में बताया गया है कि कंटूर नहर नहर एक ही कंटूर के समानांतर रहती है, लेकिन ऐसा हमेशा सच नहीं है। कंटूर नहर हमेशा एक ही कंटूर के साथ साथ नहीं चलती। पानी के बहने के लिए नहर के कुछ अनुलंब ढाल होना चाहिए, इसलिए नहर एक कंटूर से दूर होती जाती है और धीरे धीरे कम कंटूर वाले कंटूर के अनुरूप या समानांतर बहती रहती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कंटूर में बहुत तीखे वक्र हों तो काफी कटाई या भराई भी की जाती है, क्योंकि इसके लिए तीखे वक्र पर समानांतर दिशा में चलाया जाना संभव नहीं है, इसलिए कटाई या भराई करना आवश्यक हो जाता है। चित्र में दिखाया गया है कि लेफ्ट बैंक कैनाल और राइट बैंक कैनाल किसे कहते हैं। मुख्य रिवर के दोनों ओर कैनाल काटे गए हैं जो अलग अलग कंटूर से होते हुए बहते हैं। एक और ऊंचाई का क्षेत्र आने से बैंक स्वतः ही बन जाता है और सिंगल बैंक कैनाल का ये चित्र आपको स्पष्ट हो रहा है। कंटूर कैनाल का लाभ व हानियां इस प्रकार से है कि कंटूर से एक ही साइड की सिंचाई या खेती बाड़ी के लिए जल प्राप्त होता है, दूसरी ओर का हिस्सा कैनाल नहीं दे पाता क्योंकि एक तरफ ऊंची दीवार आ जाती है। और उसके लाभ हैं कि उसको बनाना काफ़ी सस्ता पड़ता है और निःसरण की दर काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि ऊंचाई से जल लेकर के कैनाल नीचे घाटियों में बहाता है। रिज कैनाल, रिज अर्थात चोटी होता है। आम भाषा में चोटी मतलब पहाड़ की चोटियां होती है। रिज नहर का संरेखण इस प्रकार से किया जाता है कि नहर का अधिकांश लंबाई में रिज पर ही चले। रिज नहर अपने पार्श्व दोनों तरफ के क्षेत्र की सिंचाई करती है। रिज नहरों पर
क्रॉस ड्रेनेज प्राय कम बनाए जाते हैं, जिसके कारण इसका निर्माण काफी सस्ता हो जाता है। यदि रिज या पन विभाजक रेखा में कहीं बड़ा तीखा वक्र आ जाए तो नहर रिज से हट जाती है और कटाई करके नहर निकाली जाती है। रिज और नहर द्वारा घिरे क्षेत्रफल में पड़ने वाले वर्षा के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज कार्य बनाने होते हैं। गांव कस्बे इत्यादि को बचाने के लिए नहर रिज से हटाई जाती है। किसी भी क्षेत्र के लिए रिज एक तरह से कैचमेंट एरिया का बाउंड्री लाइन होता है। तो रिज को दो धाराओं के बीच की विभाजक रेखा भी कहा जाता है, इसलिए उसे पन विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रही दो स्ट्रीम या रिवर, उसके बीच में रिज लाइन होती है। ये चोटियों की ऊंचाई होती है। रिज पर जब पानी गिरता है तो वो बंट करके दोनों धाराओं में बह करके चला जाता है। तो एक रिवर का कैचमेंट एरिया का जल दूसरे रिवर में नहीं जा पाता है, क्योंकि बीच में रिज लाइन या वाटरशेड लाइन या पन विभाजक रेखा आ जाती है। और इसके अनुरूप ही हमारे कैनाल को संरेखन किया जाता है। क्योंकि ये ऊंचाई का क्षेत्र है, तो जब इसके समानांतर जल बहता है तो नीचे घाटियों में पानी सरलता से गुरुत्वाकर्षण के अधीन बहता है। अब चूंकि ऊंचाई पर है तो घाटियों में ये दोनों ओर पानी बह करके खेतों की सिंचाई करेगा। इसके लाभ हैं कि चूंकि ये दोनों ओर की जमीन को इसका सिंचित करता है, तो इसके अधीन जो सिंचाई का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा रहता है। दूसरा लाभ, ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इरिगेशन या सिंचाई की पद्धति है नहर परियोजना में। इसका लाभ, इसकी हानि एक ही है कि ये केवल हिली एरिया यानी पहाड़ी एरिया के लिए ही सूटेबल है। अन्य स्थानों पर इस तरह की सिंचाई परियोजनाएं नहीं होती। अगला वर्गीकरण है साइड स्लोप कैनाल या पार्श्व ढाल नहर। यह नहर कंटूरों के लगभग 90 डिग्री पर बिछी होती है। यह ना रिज पर होती है ना ही किसी कंटूर के समानांतर। यह नहरें छोटे तौर पर प्राकृतिक ड्रेनेज के समानांतर होती है। इस पर क्रॉस ड्रेनेज कार्य नहीं बने होते हैं, क्योंकि प्रायः किसी ड्रेनेज को क्रॉस नहीं करती हैं। यह नहरें प्रायः पक्की बनी होती हैं, क्योंकि इनमें अनुलंब ढाल बहुत अधिक होने के कारण पानी के प्रवाह की गति बहुत तेज होती है। इसके लाभ में हानियां हैं। पहले लाभ, चूंकि इस पे कोई क्रॉस ड्रेनेज कार्य नहीं होता है तो इसकी लागत काफ़ी कम होती है। हानियां, यह केवल एक ही दिशा में ही सिंचाई का कार्य कर सकती है। दूसरी हानि, चूंकि ये बहुत ही ढालू जमीन पे बनाई जाती है, इसके कारण यदि कैनाल अनलाइंड है तो कैनाल के एरिया का इरोजन बहुत अधिक होगा। साइड स्लोप कैनाल का एक चित्र आपके सामने है, जिसमें समानांतर कंटूर रेखाओं के लंबवत दिशा में साइड स्लोप कैनाल दिखाया गया है। अब नहर संरेखन की कुछ विशेष बातें ध्यान में रख करके संरेखन किया जाता है। आइए उनके बारे में सुन लें। पहला है, नहर सीधी व कम लंबी होनी चाहिए। इससे वाष्पन व रिसाव में पानी का नष्ट होना कम हो जाता है तथा नहर का लागत खर्च भी कम होता है, क्योंकि लंबाई कम हो गई है। दूसरा, नहर जहाँ तक संभव हो रिज पर ही बनाई जानी चाहिए।
इससे नहर के दोनों तरफ की सिंचाई हो सकती है। यदि कहीं नहर रिज से हट गई हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वापस उसे नहर के रिज के समानांतर लाया जाए। तीसरा, नहर के क्रॉस ड्रेनेज कार्य न्यूनतम होने चाहिए। अगला है, संरेखण पर गांव कस्बे इत्यादि नहीं आने चाहिए। यदि संरेखण पर किसी का बाग लगा है तो नहर का संरेखण इसके एक तरफ कर देना चाहिए। अगला, नहर जब नदी से निकलती है तो प्रायः वह कंटूर नहर होती है। जितनी जल्दी हो सके नहर को रिज पर ले लेना चाहिए। अगला, नहर में कहीं भी अधिक कटाई या भराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कटाई और भराई के लिए अधिक साधन चाहिए होते हैं, लागत अधिक हो जाती है। अगला, जहां तक संभव हो नहर में वक्र नहीं होना चाहिए। यदि कोई वक्र आता है तो वह बड़ी से बड़ी त्रिज्या का होना चाहिए। अगला, नहर की ऐसी लंबाई जहां से सिंचाई नहीं हो रही है न्यूनतम रहनी चाहिए। अगला, नहर की स्थिति पथरीले व दलदली इलाके में नहीं होनी चाहिए। अगला, जल प्रपात, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर कार्य इत्यादि के लिए उपयुक्त नींव व निर्माण कार्य के लिए पदार्थ आसपास ही उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि इससे लागत कम हो जाती है। अंतिम, कैनाल या नहर में व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि पानी गुरुत्व बल से ही बहना चाहिए। आइए आगे अब कुछ नहर के अभिकल्पन की विधियों के बारे में थोड़ा सा जान लें। जो नहरें नदियों से निकलती है उनके पानी में सिल्ट होती है। पानी में उपस्थित सिल्ट कई कठिनाइयां उत्पन्न करती है। यदि सिल्ट नहर में बैठ जाए तो नहर में सिल्टिंग हो जाती है और नहर की सफाई करनी पड़ती है। नहरों की सफाई करवाने में धन बहुत खर्च होता है। नहर में सिल्ट ना बैठे इसके लिए बहुत से अनुसंधान कार्य किए गए थे। इनमें से मिस्टर R.G. कैनेडी और मिस्टर जेराल्ड लेसी के कार्य अधिकतर मान्य सिद्ध हुए हैं और इनके सिद्धांत कैनेडी और लेसी के सिद्धांत जाने गए हैं। मिस्टर R.G. कैनेडी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में स्थित बारी दोआब कैनाल पर यह अनुसंधान कार्य किया, जबकि मिस्टर जेराल्ड लेसी ने अपना अधिकतर कार्य यूपी में किया था। बहते पानी की सिल्ट उठाए रखने की क्षमता पानी के वेग पर निर्भर करती है। जितनी पानी की गति अधिक होगी सिल्ट उठाने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यदि पानी में सिल्ट अधिक है तथा प्रवाह का वेग कम है तो पानी में से फालतू सिल्ट नहर में बैठ जाती है और पानी में सिल्ट उतनी ही रह जाती है जितनी की पानी इस गति पर उठा सकता है। इसके विपरीत यदि पानी में सिल्ट कम है और गति अधिक है तो पानी नहर के किनारे व आधार को काट कर अपना सिल्ट भार पूरा करता है। इससे नहर में कटाव आ जाता है। तो नहर का खंड जिसमें ना तो कटाव हो रहा हो और ना ही सिल्टिंग हो रही हो उसे रिजीम खंड, मैं पुनः दोहराता हूं, नहर का खंड जिसमें ना तो कटाव हो रहा हो और ना ही सिल्टिंग हो रही हो उसे रिजीम खंड कहते हैं। जिस गति पर पानी में ना तो कटाव हो रहा हो ना ही सिल्टिंग हो रही हो उसे रिजीम गति कहते हैं। सिद्धांतों को पढ़ने से पहले आइए कुछ परिभाषाओं को जान लें और समझ लें। जो छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, जैसे पहले है सिल्ट फैक्टर। तो लेसी ने सिल्ट फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्हें अपने अनुसंधान के दौरान जो सूत्र स्थापित किया था उसमें सिल्ट फैक्टर है स्मॉल एफ, जिसका सूत्र दिया हुआ है आपको, स्मॉल एफ बराबर 1.76 √d/mm, जहाँ सिल्ट का साइज mm में d/mm के रूप से दर्शाया गया है। ये कई बार समीकरण में इस्तेमाल होएगा, आपको आगे इसकी जानकारी होगी।
दिखाए गए टेबल में सिल्ट फैक्टर पार्टिकल के आकार के अनुसार किस प्रकार से दिया गया है, उस सूत्र से निकाला गया है, ये उदाहरण से देख लीजिए। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जा रहा है, सिल्ट फैक्टर बढ़ता जा रहा है। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ रगोसिटी। इसे स्मॉल एन या कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। हिंदी में इसे रुक्षता गुणांक कहा जाता है। इसे कैनेडी ने अपने समीकरणों में इस्तेमाल किया है। अनुसंधान के दौरान उसने पाया कि कैनाल या नहर का आधार या तली उसमें बहने वाले जल की गति को प्रभावित करती है। तो जो तली की रुक्षता है उसकी वजह से जल में नीचे रिपल्स या एडीज फॉर्म होती है, और समीकरण में इसका इस्तेमाल करके उसने गति पे आने वाले इन रिपल्स के प्रभाव को रुक्षता कोएफिशिएंट या रुक्षता गुणांक के द्वारा दर्शाया है। तली में अलग अलग के पदार्थों से लाइनिंग की जाती है, तो उसके रुक्षता गुणांक अलग अलग हैं। ये इस टेबल की सहायता से उनके मान बताए गए हैं। जैसे अर्थ या मिट्टी से बनी तली के लिए रुक्षता गुणांक का मान 0.0225 है। मैसनरी या चिनाई द्वारा किए गए तली के लिए रुक्षता गुणांक 0.02 है। कंक्रीट के लिए 0.013 से लेकर के 0.018 तक है। मीन वेलोसिटी या औसत वेग। ऐसा पाया गया है कि कैनाल की कुल गहराई, समलंबाकार ट्रेपेजियम की गहराई के 0.6 गहराई पर जो हमें गति प्राप्त होती है वो लगभग औसत गहराई, औसत वेग के बराबर वहाँ पे जल का प्रवाह हमें प्राप्त होएगा। उसी सिद्धांत पे मीन वेलोसिटी या औसत वेलोसिटी 0.6 डी पर प्राप्त होता है। उपयोग में लाए जाने वाले मीन वेलोसिटी के सूत्र निम्न प्रकार से आपको दिखाए जा रहे हैं, जहां पर
चेजी के सूत्र में कैपिटल सी एक गुणांक है जिसका मान हम लोग समलंबाकार क्रॉस सेक्शन के आधार पर निकालते हैं। कैपिटल आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक औसत गहराई, कैपिटल एस नहर का अनुलंब ढाल है। क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी, जब कैनाल में बहने वाले जल का वेग क्रांतिक वेलोसिटी के बराबर होता है तो उस वक्त ना तो सिल्टिंग होती है ना ही नहर के तली या अन्य भागों में कटाव का एक्शन होता है। यानी जिस गति के अधीन ना तो कटाव हो रहा हो और ना ही सिल्टिंग हो रही हो उसे हम लोग क्रांतिक गति कहते हैं। कैनेडी ने उसका सूत्र निम्न प्रकार से दिया है, जहां डी जल की गहराई है। अगला है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसे हम लोग CMVR कहते हैं और स्मॉल m से दर्शाते हैं। यह औसत वेग और क्रांतिक वेग का अनुपात है। यदि m का मान 1 है तो ना तो वहां पर सिल्टिंग हो रही है ना ही स्कोरिंग हो रही है, अर्थात ना तो सिल्टिंग है ना ही कटाव हो रहा है। यदि m का मान 1 से अधिक है यानी स्कोरिंग या कटाव हो रहा है और 1 से कम है तो सिल्टिंग हो रही है। तो समीकरण की सहायता से हम लोग कटाव हो या सिल्टिंग हो रही है ये जानने के लिए CVR का मान अवश्य निकालते हैं। रिजिम चैनल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। नहर का खंड जिसमें ना तो कटाव हो रहा हो ना ही सिल्टिंग हो रही हो, इस प्रकार के खंड को हम लोग रिजिम खंड या रिजिम चैनल खंड कहते हैं। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रेशियो, जिसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं, यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा नहर के वेटेड पैरामीटर का अनुपात है, जहां एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है नहर के क्रॉस सेक्शन का और P उसका वेटेड पैरामीटर होता है। मीन वेलोसिटी निकालने के लिए जो C का मान, ये चेजिस कांस्टेंट को निकालने के लिए कुछ सूत्र हैं जो निम्न आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। पहला है बाजिंस फॉर्मूला, जहां पर K बाजिंस कांस्टेंट है और R हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। अगला है कटर्स फॉर्मूला, जहां स्मॉल n या कैपिटल N, स्मॉल n को कैपिटल N के स्थान पर भी लिख सकते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ रगोसिटी या रुक्षता गुणांक है। कैपिटल S चैनल या कैनाल का अनुलंब ढाल है और कैपिटल R हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। मीन वेलोसिटी का एक और सूत्र था जो मैनिंग द्वारा दिया गया था, वो भी आपको स्लाइड में स्पष्ट हो रहा है। किसी भी कैनाल के सेक्शन से यदि डिस्चार्ज का मान निकालना है तो उसका सूत्र है कैपिटल Q इक्वल्स टू A इंटू V, जहां पर कैपिटल Q डिस्चार्ज है मीटर क्यूब प्रति सेकंड में, कैपिटल A उस सेक्शन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में, और कैपिटल V मीन वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड। अब जैसा कि पिछली स्लाइड में बाजिंस कांस्टेंट बताया गया था, लाइंड और अनलाइंड कैनाल के लिए बाजिन के सूत्र में K का मान भी यहाँ पर बताया गया है कि अनलाइंड के लिए K का मान 1.3 से लेकर के 1.75 तथा लाइन कैनाल के लिए K का मान 0.45 से 0.85 है। यदि किसी प्रश्न में रगोसिटी कोएफिशिएंट का मान नहीं दिया हुआ है तो लाइंड और अनलाइंड केस के लिए हम लोग सूत्र में रगोसिटी का मान या वैल्यू मान सकते हैं। अनलाइंड कैनाल के लिए कैपिटल N का मान 0.0225 है और लाइन कैनाल के लिए 0.33 है।